हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक्स को जो थ्योरेटिकल बात सब है उसको कंप्लीट कर लेते हैं अभी। एक एक था तो क्या किरचॉफ्स लॉ करना था ना। यस सर। इसमें दो रूल है किरचॉफ्स लॉ में। एक को बोलते हैं पॉइंट रूल या इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जंक्शन रूल और जंक्शन रूल। जंक्शन पॉइंट किसको बोला जाता है? जंक्शन पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पर एटलीस्ट तीन कंडक्टिंग पाथ मिल रहा हो, डाइवर्ज या कन्वर्ज कर रहा हो। A point in electric circuit at which at least three conducting paths will diverge or converge जहां पर कम से कम तीन कंडक्टिंग पाथ। ऐसे भी जंक्शन, रेलवे स्टेशन बोलते हो, उसमें क्या डिफरेंस है? जंक्शन उसको बोलते हैं जहां से कम तीन गो जगह जाने का रास्ता डाइवर्ज किया हो, या तीन अलग अलग जगह से रास्ता कन्वर्ज किया हो, उसको जंक्शन। और स्टेशन बोलते हैं जहां पर एगो आया और फिर एक गया, या दो ही तरफ से आया आने जाने का रास्ता, उसको स्टेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे पॉइंट्स दिखेगा। किस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट बोलना नहीं बोलना, जहां पर एटलीस्ट तीन कंडक्टिंग पाथ आपको डाइवर्ज और कन्वर्ज किया हुआ मिले, एटलीस्ट तीन। तो फिर जंक्शन रूल क्या है ना, मान लो ये तीन कंडक्टिंग पाथ है, इसमें से दो कंडक्टिंग पाथ से करंट आ रहा है और एक कंडक्टिंग पाथ से करंट जा रहा है, ये I1 I2 I3। तो जंक्शन रूल का कहना है कि नेट इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन then junction rule states that net incoming current at a junction will be equal to net incoming current at a junction will be equal to net outgoing current that is I1 plus I2 equal to I3. I1 plus I2 equal to I3. Net incoming current at a junction equal to net outgoing current. इसको एक दूसरे सेंस में भी हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं जंक्शन रूल को एक दूसरे तरह से। बहुत सारे बुक अलग अलग टाइप से जंक्शन रूल को डिफाइन करता है। हम लोग बोला नेट इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन विल बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। अभी तीन गो कंडक्टिंग पाथ को यहाँ डाइवर्ज करवा रहे हैं, कम से कम तीन होना चाहिए, तीन से ज्यादा भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट बोलेंगे। तो कोई पाथ ऐसा होगा जिससे करंट आ रहा होगा, कुछ पाथ ऐसा होगा जिससे करंट जा रहा होगा। तो नेट इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। इसको एक दूसरा तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हो आप?
आप सब करंट को एक के साइड रखो, I3 को भी आप इधर ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड ले आइए I3 को, तो ये -I3 होगा। इस रूप में भी एक्सप्लेन किया जाता है जंक्शन रूल को। यदि ऐसे एक्सप्लेन करना है तो इसको रीड करना क्या, इस टर्म को अलजेब्रिक सम, इसको बोलेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट ए जंक्शन। I1 प्लस I2 माइनस I3 का नाम दिया जाता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन। Algebraic sum of current at a junction will be equal to 0, will be equal to 0। इस तरह से भी जंक्शन रूल को एक्सप्लेन कर सकते हो आप। किसी जंक्शन पर सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होगा। अब ये अलजेब्रिक सम का क्या मतलब, जब भी किसी जंक्शन पर करंट का अलजेब्रिक सम फाइंड करना हो तो किसी करंट को प्लस साइन से डिनोट करना, किसी करंट को माइनस साइन से डिनोट करना। अब किसको प्लस साइन किसको माइनस, तो ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या एज्यूम कर रहे हो। यदि इनकमिंग करंट को प्लस साइन से डिनोट कर रहे हैं तो आउटगोइंग वाले को माइनस से करना, या उसका उल्टा कन्वेंशन भी ले सकते हो आप। इनकमिंग को ही माइनस से डिनोट कर रहे हो तो आउटगोइंग को प्लस से डिनोट करना, और सभी करंट को अपने साइन के साथ ऐड कर देना, उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ करंट। जब कभी करंट का अलजेब्रिक सम फाइंड करना है, अच्छा देखो एक बात देखो, यहाँ I1 प्लस I2 माइनस I3 बराबर 0, यार इसी को ऐसे भी तो लिख सकते थे I3 माइनस I1 माइनस I2 बराबर भी तो 0 बोल सकते हैं ना। ये भी आपका जंक्शन रूल हुआ, इसको भी अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन ही बोलेंगे। तो ये कन्वेंशनल बात है कि यहां पर क्या किया, इनकमिंग करंट को प्लस साइन से डिनोट किया, आउटगोइंग को माइनस। यहां पर क्या किया, यहां पर माइक ऑफ कर लो, जब कुछ पूछना होगा तो ऑन करके पूछना, क्योंकि साइड में आपका ये ईयरफोन हिले उलेगा तो आवाज ऐसे ही आते रहेगा। यहाँ पर क्या एजम्पशन किया, क्या कन्वेंशन था हम लोग का, इनकमिंग करंट को प्लस साइन, आउटगोइंग को माइनस। यहाँ पर क्या कन्वेंशन है, यहाँ पर आउटगोइंग को प्लस में लिया, इनकमिंग को माइनस में लिया। ये दोनों अलजेब्रिक सम ही कहलाएगा करंट का एट ए जंक्शन। ये चल सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस करंट को प्लस किसको माइनस मान रहे हो। तो हम ऊपर मिटावे, ये तो क्लास जो ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास, इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आपको रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, आप फोटो कर करके रख लो इसको, स्क्रीनशॉट करते चलो ना, या लिख सकते हो तो लिख लो। हो गया सर। तो whenever we find algebraic sum of current at a junction, whenever we find algebraic sum of current, algebraic sum of current at a junction, तो क्या करना, each current then each current will be given, each current will be given positive or negative sign। each current will be given positive and negative sign। अब किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव, तो ये टोटली कन्वेंशनल बात है, कोई आदमी कुछ भी मान सकता है इसमें।
if incoming current is given positive sign, incoming current is given positive sign, then outgoing current will give a negative sign. Outgoing current will give a negative sign. Its converse convention may also true. यानी उल्टा बात भी मान सकते हो आप. Converse मतलब उल्टा. Convention may also true. यानी इनकमिंग को ही निगेटिव से डिनोट कर रहे हो तो आउटगोइंग को पॉजिटिव से करना. तो इस तरह से और सभी फाइनली क्या करना, सब करंट को अपने साइन के साथ ऐड कर देना. नाउ एड ईच करंट विथ इट्स साइन, एड ईच करंट विथ इट्स साइन, which is called algebraic sum of current, which is called algebraic sum of current. तो अभी तो वो इक्वेशंस किया ही था हम लोग दो तीन को करंट लिया था, तीन कंडक्टिंग पाथ, जिसमें एक में करंट ये दो रास्ता से करंट को ला रहे थे, करंट को यहां से ले जा रहे थे. तो इनकमिंग को प्लस साइन से यदि डिनोट करते हो, आउटगोइंग को नेगेटिव से करना और साइन के साथ जोड़ देना, ये भी अलजेब्रिक सम ऑफ करंट कहलाएगा. या इनकमिंग को माइनस से कर रहे हो तो आउटगोइंग को प्लस से करना, ये भी अलजेब्रिक सम ऑफ करंट कहलाएगा. और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन रूल इट इज इक्वल टू 0. According to junction rule, this is also equal to 0 and this is also equal to 0. The net current at a junction will be 0. और ये जो रूल है किरचॉफ्स, इसको किरचॉफ्स करंट रूल भी बोलते हैं, या तो पॉइंट रूल या जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट रूल. केसीएल से भी जाना जाता है ये केसीएल. अभी आगे लूप रूल करेंगे उसको केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ रूल. केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो दिस पॉइंट रूल और जंक्शन रूल इज आल्सो कॉल्ड. तो देखो जंक्शन रूल इज आल्सो कॉल्ड junction rule is also called Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. इसको शॉर्टली केसीएल बोलते हैं, केसीएल. और ये जो लॉ है एक तरह से किरचॉफ एक और लॉ पढ़ेंगे अभी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लूप रूल, लूप रूल बोलते हो या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ये दोनों लॉ, एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और एक लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग किया, ये अच्छा एक बात और, अभी 40 मिनट के बाद कट जाएगा, ये फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक ना. ये फ्री वर्जन हम यूज कर रहे हैं जूम ऐप का. 40 मिनट के बाद फिर से रीज्वाइन हो लेना, ये अपने आप कट जाएगा. तो सुनो, ये जो दो लॉ है किरचॉफ्स का, एक बेस्ड है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक अभी आगे करेंगे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ये किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
This rule is based on conservation of charge. चार्ज का कंजर्वेशन हुआ ना, ये नेट इनकमिंग करंट बराबर नेट आउटगोइंग करंट बोला। करंट क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम है। तो नेट चार्ज, नेट इनकमिंग चार्ज पर यूनिट टाइम बराबर नेट आउटगोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसे भी बोल सकते थे इसको। करंट के टर्म्स में बात कर रहे हो तो चार्जों के टर्म्स में बात कर सकते हो कि नेट इनकमिंग चार्ज पर यूनिट टाइम, बस ये एक एक्स्ट्रा अटैच करना होगा। करंट जो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, नेट इनकमिंग चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही तो हुआ कि जितना चार्ज आया इन यूनिट टाइम में उतने ही चार्ज जाएगा यूनिट टाइम में। तो इसको इसलिए इसको इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है ये लॉ। इस लॉ में कोई ऐसा ज्यादा बात नहीं है, बस ध्यान पर रखना है। इस लॉ को यूज करेंगे हम लोग सर्किट सॉल्व करने में। अब हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स लूप रूल। ये था किरचॉफ्स करंट रूल, दूसरा किरचॉफ्स लूप रूल। ये मेन है। इसको इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्टली इसको केवीएल बोलोगे। एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये लॉ बेस्ड है। और ये लॉ क्या है, इसका क्या स्टेटमेंट है, उससे पहले हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करें। पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेने चले। इस लॉ को समझने के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करते हैं हम। कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो एटलीस्ट आप लोग के लेवल में 2 लूप से ज्यादा वाला कोई सर्किट जनरली नहीं रहता है। तीन, यहाँ तो 3-3 को बैटरी डाला, एक लूप वाला तो खूब बनाया आप लोग। एक सिंगल लूप वाला सर्किट तो इजीली अब आप सॉल्व कर लोगे। ऐसे दो लूप वाला में भी कुछ टेक्निक बताया था, वो वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट करके बनाना या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके बनाना। वो 2-3-4 लूप में भी चल सकता है वो सब टेक्निक। लेकिन किरचॉफ्स लॉ से कैसे 2-3 लूप का सर्किट होगा तो कैसे करंट फाइंड होगा, किस रास्ता में क्या। देखो वोल्टेज यदि पूछता है, किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करने पूछता है, सबका मेन काम है करंट निकालना होगा। करंट कैसे फाइंड करेंगे किसी पार्टिकुलर ब्रांच का, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, वो चीज सीखेंगे। ऐसे हम लोग वो जो टेक्निक बताया था ना, उसका प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा चीज था वो। उसमें बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लोगे सर्किट को। सर आप पहले बोल दीजिए कि मिटाने जा रहे हैं, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नाम भी था, टॉपिक का भी नाम था। अच्छा ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लिखिए, लगभग साथ साथ लिखते ही चलो ना, उतना तो रुकते हैं हम। अभी तक सर्किट ने ड्रॉ कर लिया आपका, जब तक हम बोल रहे हैं सुनते रहो और अपना यहाँ से लिख लो। थोड़ा स्पीड को मेंटेन करो मेरे साथ साथ। चलो सुनाओ।
किरचॉफ्स लॉ को लूप रूल समझने के लिए सर्किट एक ड्रॉ किया है। सर्किट का एक्सप्लेनेशन क्या है, कुछ नाम सब दो, पॉइंट का नाम सब दो, ए और ये ए है तो ये भी तो ए ही होगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक कुछ नहीं है ना, इसका कोई नया नाम नहीं दे दोगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट्स आइडेंटिकल पॉइंट है। फिर यहाँ पर एक नाम दे देते हैं हम लोग, सपोज करो यहाँ पर एक ये डी, इस पॉइंट का नाम देते सी, और इधर एक नाम देते हैं यहाँ पर डी, एक पॉइंट यहाँ पर नाम दे दिया डी। तो इस सर वो बी भी तो आइडेंटिकल होगा ना, और बी और सी ना सर यहाँ पर देना चाहिए, यहाँ पर तो इसमें कुछ हम लोग जंक्शन पॉइंट डिफाइन किया था। बताओ इसमें कौन कौन पॉइंट जंक्शन पॉइंट है। इसमें ए एंड सी आर टू जंक्शन पॉइंट, आर टू जंक्शन पॉइंट, ए और सी, क्योंकि यहां पर तीन रास्ता कन्वर्ज करता हुआ दिख रहा है, यहां भी तीन रास्ता कन्वर्ज करता हुआ दिख रहा है, ये जंक्शन पॉइंट कहलाएगा। और एक टर्म डिफाइन करेंगे हम लोग, ब्रांच ऑफ सर्किट। अच्छा, ये बहुत सारे बैटरी कनेक्टेड है, बहुत सारे रेसिस्टर है, बहुत सारा रास्ता पाथ देख रहे हो, तो करंट होगा सभी पाथ में, कुछ कुछ करंट होगा, नहीं पता आपको किस पाथ में कितना करंट है और किस सेंस में है, यही तो पता करना है आपको। तो आप कुछ नहीं जानते हो कि किस रास्ता में कितना करंट है और किधर है, आप अपना मन से जंक्शन के पास करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, जंक्शन के पास, जंक्शन के पास करंट का कोई भी एक जंक्शन, जैसे इस जंक्शन पर हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो मान लीजिए इस रास्ता में हम करंट I1 माना, एज्यूम किया इस रास्ता में करंट I1, इस रास्ता में सपोज करो ये करंट I2 माना, ये जो सेंस ले रहे हैं करंट का जो सेंस दिखा रहे हैं इधर इस रास्ता में, इधर इस रास्ता में हम करंट का सेंस ऐसे दिखा रहे हैं, ये सब गलत भी हो सकता है। अभी वही तो नहीं पता कि किस रास्ता में किस सेंस में करंट है और कितना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो करना होगा कुछ मान के आपको, कुछ कुछ करंट सभी रास्ता में एज्यूम करो, कोई एक सेंस मानो सब रास्ता में करंट का। पर्पस तो यही है पता करना कि किस रास्ता में कितना करंट है और किस सेंस में है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जंक्शन के पास ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इस जंक्शन के पास क्या किया, I1 को ले गया उधर, I2 को ला रहे हैं, तो ये जो रास्ता है, इस रास्ता में यहां पर करंट को क्या करें, यहां पर करंट को ले जा सकते भी हैं या ला भी सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी रिजर्व है। तो सुनिए क्या बात है, यहां पर कोई भी जंक्शन के पास सब का सब करंट आता ही हुआ नहीं होना चाहिए, ये जंक्शन रूल का कॉन्सेप्ट है। सब का सब करंट को कन्वर्जे मत करवाना, ये गलत हो गया, या सब का सब करंट को डाइवर्ज ही मत करवाना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। ये जंक्शन रूल है, कम से कम कोई एक करंट का सेंस ऑपोजिट होना चाहिए जंक्शन पर। सब का सब करंट ना आता हुआ दिखे, ना सब का सब करंट जाते हुए दिखे, क्या चार्ज एबे करेगा सब तरफ से, वहां पर एक्यूमुलेट होगा क्या? यदि करंट है फ्लो कर रहा है तो चार्ज को कहीं एक्यूमुलेट नहीं होना है, वो मूव करते रहेगा चार्ज। तो एटलीस्ट कोई एक करंट का सेंस आपको अपोजिट लेना होगा, सब का सब करंट ना आता हुआ दिखे, ना सब का सब जाते हुए दिखे। अब जैसे यहाँ पर इस जंक्शन के पास क्या हो रहा है, जंक्शन ए के पास क्या हो रहा है, आपको आप I1 को यहां से जाते हुए दिखाया, I2 को आप आते हुए दिखा रहे हो, तो इस रास्ता का करंट में दोनों बात रिजर्व है, या तो आते हुए भी दिखा सकते हो या जाते हुए भी दिखा सकते हो, दोनों बात रिजर्व है इस रास्ता में।
तो इस रास्ता के करंट को आते हुए भी दिखा सकते हो या जाते हुए भी दिखा सकते हो। यदि यदि हम लोग इस रास्ता में जाते हुए दिखाया, इधर भी ऐसे ही दिखाता, ऐसे ऐसे लेता I2 का डायरेक्शन, I2 का डायरेक्शन ऐसे लेता, I1 ऐसे लिया, तो मजबूरी था कि I3 को लाना ही पड़ता। ये मजबूरी होगी, I3 को लाना ही पड़ेगा। ये चीज का थोड़ा ख्याल करके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। किसी जंक्शन पर सबका सब करंट आते ही हुए नहीं दिखना चाहिए या सबका सब जाते हुए नहीं दिखना चाहिए। एटलीस्ट एक करंट का सेंस को उल्टा करना। अब ये बात को ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे यदि कोई दिखा देता इस रास्ता में करंट ऐसे, तो फिर गलत कर दिया आप जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग नहीं चले। इस क्या हुआ, इस जंक्शन के पास सब का सब करंट चाहिए रहा, ये चीज नहीं होना चाहिए। यदि ये दोनों करंट जा रहा है तो I3 में एक ही पॉसिबिलिटी अब I3 का है कि वो आएगा ही आएगा, जाने वाली बात नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर I1 को ले जा रहे थे, I2 को ला रहे थे, तो I3 में दोनों पॉसिबिलिटी रिजर्व है। यहाँ ला भी सकते हो I3 को या ले भी जा सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी रिजर्व है। तो इस बात का ख्याल करके आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, नहीं तो फिर नहीं गलत हो जाएगा आंसर आपका। तो हम इस रास्ता में करंट को नहीं, दोनों पॉसिबिलिटी है तो हम चलो ले करते हैं। चलो हम इस रास्ता में करंट को ला ही रहे हैं। तो जंक्शन के पास डिस्ट्रीब्यूशन किया करंट। अब यहां देखिए, अब ये करंट I1 यहां आया और I2 यहां से जा रहा है और I3 जा रहा है, I3 भी यहां से ऐसे जा रहा है और I2 भी जा रहा है। तो ये इस जंक्शन पर अपने आप सही हो रहा है बात। एक करंट आ रहा है और दो जा रहा है, वो चलेगा ये बात। तीनों आता हुआ तो नहीं दिख रहा है, तीनों जाते हुए तो नहीं दिख रहा है, एक आते हुए दिख रहा है, दो तो जाते हुए दिख रहा है। ये ठीक है, जंक्शन रूल को ये फॉलो कर रहा है। जब बहुत सारे लूप हो सर्किट में, बहुत सारे ब्रांचेज हो, बहुत सारा जंक्शन पॉइंट हो, तो किस ब्रांच में कितना करंट होगा, किस सेंस में करंट होगा, बस अपने मन से कुछ भी करंट मान लेना, कोई भी सेंस मान लेना। लेकिन कोई भी सेंस जो मानना करंट का, इसको ध्यान में रखते हुए कि जंक्शन रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। जंक्शन पर सबका सब करंट आते हुए नहीं दिखना चाहिए या सबका सब जाते हुए नहीं दिखना चाहिए। ये चीज सही हो गया तो आधा काम आप कर लिया इस क्वेश्चन का। अब इस सर्किट में दो जंक्शन पॉइंट था, ए और सी। अब एक डिफाइन करते हैं हम लोग, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे? ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये ब्रांच और जंक्शन समझा रहे हैं आप, क्या आप किसको बोलते हैं बताओ तो? ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या डिफरेंस है? क्या जानते हो, ब्रांच किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का? जिसमें करंट फ्लो होता है सर। करंट तो लूपों में फ्लो होता है, तो लूप किसको बोलेंगे? ऐसा रास्ता जिसके हर पॉइंट पर करंट सेम हो, उसको एक ब्रांच बोलेंगे सर्किट का। The conducting path at all points of which current will be same. The conducting path of circuit को शॉर्टली ऐसे लिख रहे हैं,
at all points of which current will be same. करंट विल बी सेम। अब बताओ इस सर्किट में क्या गो ब्रांच, ये जो गिवन सर्किट है इसमें कितने ब्रांच? 2 ठो। तीन गो ब्रांच। ए से लेके सी तक आइए तो इसके हर पॉइंट पर करंट I1 है, इस रास्ता के हर पॉइंट पर करंट I1 है, तो ये एक ब्रांच हुआ। आप ए से लेके सी पर इधर से आइए, चाहे सी से ए आइए, इस रास्ता के हर पॉइंट पर करंट I3 है, ये एक दूसरा ब्रांच हुआ। इस रास्ता में आइए आप, इस रास्ता में इसके हर पॉइंट पर करंट I2 है, ये एक तीसरा ब्रांच हुआ सर्किट का। ठीक है, वो सब पाथ ढूंढेंगे जिसके हर पॉइंट पर करंट सेम हो। ये एक पाथ है, इसके हर पॉइंट पर करंट सेम है, वो I1 है। ये भी एक पाथ है जिसके हर पॉइंट पर करंट सेम है, वो उसमें I2 है, वो एक नया ब्रांच हो गया, एक न्यू ब्रांच का हो। तो दिस सर्किट हैज 3 ब्रांच। दिस सर्किट हैज 3 ब्रांच। कौन कौन, उसका नाम लिखना है तो लिखो, एक ABC, एक ADC एंड एक AC डायरेक्ट, ये 3 ब्रांच हुआ। अच्छा, लूप किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट का लूप किसको बोला जाता है? ये ब्रांच समझ में आया? सर्किट का ब्रांच किसको बोलना? वो सब कंडक्टिंग पाथ जिसके हर पॉइंट पर करंट सेम हो। 3 गो रास्ता, 3 ब्रांच था। लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। लूप किसको बोलोगे? वो क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ जिसके अंदर फिर कोई ब्रांच नहीं हो, जिसके अंदर कोई दूसरा ब्रांच नहीं हो, ऐसा क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ जिसके अंदर कोई ब्रांच नहीं हो। A closed conducting path inside which there does not exist any branch. उसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होता। बताओ इस सर्किट में क्या कोई लूप है? दो गो है सर। 2 गो है। This circuit has 2 loop. कौन कौन वो 2 तो है? एक ये लूप है, ये लूप, और एक ये लूप है। ये लूप देखो, इस लूप को लेते हो जिसके अंदर फिर कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांच इसके अंदर नहीं है। तो 2 लूप है। वो लूप कौन कौन है? एक लूप है ABCA एंड एक लूप है आपका ADCA। जब लूप का नाम लिखना हो तो जिस पॉइंट से चले फिर उसी पॉइंट पर पहुंचो, वो लूप का नाम हुआ। अब सुनो, क्या गलत देखते हैं आप, गलत क्या कहा जाए उसको, हमको भी आश्चर्य लगता है। जब लूप का ये डिफिनीशन है
तो फिर लोग जब इस सर्किट को सॉल्व करने जाता है ना, देखें बहुत सारे बुक में भी, तो वो लोग ना बोलता है कि अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन दिस लूप, इसको भी लूप मान लेता है वो लोग। ये कैसे लूप हुआ? ये तो लूप नहीं हुआ, इसके अंदर एक ब्रांच आ गया और अप्लाई कर देता है इसमें किरचॉफ्स लॉ, इस लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई भी कर देता है, आंसर भी सही आता है, लेकिन ये लूप का डिफिनीशन नहीं है। हम लोग कभी इसको यूज नहीं करेंगे, तभी आंसर आएगा। तो किसी चीज को लाने के लिए किसी को बेइज्जती कर दो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप इसको क्लोज्ड पाथ बोल सकते हो, लेकिन आप इसको लूप नहीं बोलोगे सर्किट का। किरचॉफ्स लॉ इस क्लोज्ड पाथ में भी अप्लाई होगा, लेकिन लूप नहीं रीड करना है। हम तो वो तो कर भी नहीं करेंगे, हमारा आते नहीं कोई बात लाने के लिए दूसरा बात को गलत कर दिया, इसमें हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, हमको दूसरी तरह से आ जाएगा आंसर, हमको इसी को लूप मान के आ जाएगा, यही दो लूप से आ जाएगा आंसर। तो ये सब समझा। अब समझो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, किरचॉफ्स लूप रूल क्या है, ये पहले डिफाइन कर ले फिर उसको समझेंगे। तो देन किरचॉफ्स लूप रूल स्टेट्स दैट, then Kirchhoff's loop rule states that हम इसको सर अगर बीच वाला ब्रांच अगर टूटा हुआ रहे, उसमें करंट ना रहे, तो वो तो लूप मान सकते हैं ना। कुछ मानेंगे तब मानेंगे लूप। यदि ये टूटा हुआ हो जाए तो बोलबे कि कोई ब्रांच यदि ओपन है तो सर्किट से नोच के हटा दो उसको, करंट में भाग नहीं लेता है, वो पोटेंशियल में भाग ले सकता है, लेकिन करंट फाइंड करने में उस रास्ता का ना बैटरी यूज करेंगे ना उस रास्ता का रेसिस्टर, तब इसको लूप मानेंगे, तब इसको लूप मानेंगे। ठीक है सर। Then Kirchhoff's loop rule states that the algebraic sum of potential due to resistor and capacitor in a loop will be equal to algebraic sum of EMF in that loop. हम इस तरह से यूज करते हैं किरचॉफ्स लूप रूल को, यानी कोई लूप है तो उस लूप में रेसिस्टर और कैपेसिटर के पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम बराबर होगा उस लूप में ईएमएफ के अलजेब्रिक सम का। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू रेसिस्टर एंड कैपेसिटर विल बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। अब देखो समझो इसको कैसे ये काम करना है। अभी तो कैपेसिटर है नहीं, अभी कोई भी लूप कंसीडर करेंगे तो खाली रेसिस्टर और बैटरी मिलेगा, लेकिन ये आइडिया वैलिड है यदि कैपेसिटर आ जाता है रास्ता में। तो कोई लूप में रेसिस्टर का पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम कैसे निकालोगे, किसी लूप में ईएमएफ का अलजेब्रिक सम कैसे निकालोगे, पहले ये समझना होगा। क्योंकि जो स्टेटमेंट है लूप रूल का, कोई लूप में रेसिस्टर का पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम और उसको इक्वेट करना है उस लूप का
ईएमएफ के अलजेब्रिक सम से। तो पहले तो ये अलजेब्रिक सम फाइंड करना सीखो। रेसिस्टर का पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम कैसे निकालोगे, लूप ईएमएफ का अलजेब्रिक सम कैसे निकालोगे लूप में। तो हम लोग कोई एक लूप यहाँ पहले कंसीडर करें। तो ये समझे पहले कैसे हम लोग रेसिस्टर का पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम फाइंड करेंगे। तो कोई एक लूप कंसीडर करते हैं, मिटा दें इसको। यस सर। इसमें दो लूप है, कोई एक लूप कंसीडर करो। कंसीडर द लूप, ये दोनों लूप को अलग अलग दिखाते हैं। ये एक लूप था जिसमें एक रेसिस्टर, एक बैटरी, और इधर एक लूप था जिसमें एक बैटरी और एक रेसिस्टर। इस लूप में करंट ऐसे था I1, इस लूप में करंट ऐसे माने थे I2, इस तरह से I2। ये लूप था आपका A B C। अब इस लूप में ये रेसिस्टर R1, R2, E1, E2। रेसिस्टर का पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए क्या करना है, टू फाइंड अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू रेसिस्टर एंड अलजेब्रिक सम ऑफ EMF in a loop, first we assign a sense of traversal in the loop। आपको इस लूप में सबसे पहले घूमने का एक सेंस फिक्स करना होगा कि आप कैसे ट्रेवल करना चाह रहे हो इस लूप में, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। पहले ये बात असाइन करो लूप के अंदर, दिखा भी दो इस बात को कि हम इस लूप में क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी एक काम कर दो। ये टेक्निक किसके लिए, टू फाइंड अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू रेसिस्टर, ड्यू टू कैपेसिटर एंड अलजेब्रिक सम ऑफ EMF के लिए। तो इस थ्योरी को लिख दो, टू फाइंड अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू रेसिस्टर और कैपेसिटर, ड्यू टू रेसिस्टर और कैपेसिटर, या अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, अलजेब्रिक सम ऑफ EMF। First we assign a sense of traversal in that loop। a sense of traversal मतलब clockwise और anti clockwise। sense of traversal means clockwise और anti clockwise। in that loop। ये काम पहले कर लेना, एक सेंस दिखा देना कि हम ऐसे चल रहे हैं लूप में कि ऐसे चल रहे हैं। अब क्या करना, पहले रेसिस्टर वाला सुनो, जहां जहां रेसिस्टर आएगा वहां वहां क्या करना, यदि आपके जाने के ही सेंस में करंट हो तो उसको प्लस IR लेना, प्लस IR। और आपके जाने के ऑपोजिट सेंस में करंट दिखे रेसिस्टर में तो माइनस IR ले लेना उसका पोटेंशियल। नाउ इफ current in resistor will be in the sense of traversal
current in resistor will be in the sense of traversal, then we take plus IR, तो उसका पोटेंशियल में प्लस IR यूज करना, और यदि ऑपोजिट सेंस हो, हमारे जाने के ऑपोजिट सेंस में यदि करंट हो तो उसका पोटेंशियल को माइनस IR लेना। And if current will be in opposite sense of traversal, current will be in opposite sense of traversal, then we take minus IR। ये तो रेसिस्टर वाला हुआ। रेसिस्टर के केस में मान लो आप घूम रहे हो, कहीं कैपेसिटर मिला, उसमें क्या करोगे? कैपेसिटर में क्या करना, यदि आप जा रहे हो पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, तो प्लस Q बाई सी लेना, उसका पोटेंशियल होता है Q बाई सी। अब प्लस Q बाई सी ले कि माइनस Q बाई सी ले, तो आपके जाने के से आप यदि जा रहे हैं पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट तो प्लस Q बाई सी, और नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट जा रहे हैं तो माइनस Q बाई सी। यदि कैपेसिटर मिलता है तो केस ऑफ कैपेसिटर, if our sense of traversal will be positive plate to negative plate, then we take प्लस Q बाई सी, तो उसका पोटेंशियल प्लस Q बाई सी लेना, अदरवाइज माइनस Q बाई सी लेना। अदरवाइज मतलब यदि आपका जाना निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट हो रहा है तो माइनस Q बाई सी। इतना लंबा चौड़ा लिखने के बदला में अदरवाइज लिख देते हैं हम ना। अदरवाइज क्या लोगे? माइनस Q बाई सी। अभी तो कैपेसिटर नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है रास्ता में कैपेसिटर, तो ये ध्यान रखना कैपेसिटर का पोटेंशियल प्लस Q बाई सी माइनस Q बाई सी कब लेना है। अब आता है ईएमएफ में क्या करेंगे, किस ईएमएफ को प्लस ही लेंगे, किस ईएमएफ को माइनस ही लेंगे। ईएमएफ वाले में निकाल देते हैं इसको। ईएमएफ वाला में क्या करना, यदि आपके जाने के सेंस में ईएमएफ हो तो प्लस ही, आपके जाने के ऑपोजिट सेंस में ईएमएफ हो तो माइनस ही। एंड इन केस ऑफ ईएमएफ, if the sense of EMF will be in the sense of traversal, then we take प्लस ही, अदरवाइज माइनस ही। चलो हम अप्लाई करके दिखाते हैं इसको। ध्यान रखना साइन ही सब कुछ है। साइन कैसे ले रहे हो, किसको प्लस में किसको माइनस में, उसमें गलती नहीं करना। तो देखिए अब इस लूप में हम लूप रूल अप्लाई करके दिखाते हैं।
तो कोई एक सेंस तो देना होगा घूमने का, एक सेंस। मान लो हम लोग इस लूप में इस सेंस में घूम रहे हैं, ये दिखा भी देना इसको ऐसे। और चलो जहां जहां रेसिस्टर है वहां रुको। एक रेसिस्टर यहाँ है, यहाँ पर क्या है, आप जिधर जा रहे हो उधरे करंटो है, इसको प्लस आई आर लिखोगे, प्लस I1R1। फिर घूमते घूमते यहाँ आए, इस रेसिस्टर के पास आए, इस रेसिस्टर में करंट भी इधरे है और आप भी इधरे आ रहे हो, आप ही के जाने के सेंस में करंट है इसमें भी I2, इसको भी प्लस में लिखोगे, प्लस I2R2। समझा? समझे? अरे आप जिधर जा रहे हो उधरे में करंट है इसमें। हाँ, इसमें भी वही बात है। अब और तो कोई रेसिस्टर है नहीं, इसमें छोड़ दो, इधर हो गया, इधर का काम हो गया। अब इसको इक्वेट करने बोले हैं किससे? ईएमएफ का अलजेब्रिक सम से। ईएमएफ में क्या बोला? अच्छा, जब हम ईएमएफ पढ़ा रहे थे एक बात बोले थे, ईएमएफ रियली में तो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन इसमें वो सेंस दिया जाता है। ईएमएफ में जो सेंस देना वो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल देना, ईएमएफ में सेंस, चाहे वो चार्जिंग हो डिस्चार्जिंग हो, उससे मतलब नहीं है। ऑलवेज ईएमएफ में एक सेंस देना निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब यहां देखो, इस बैटरी के पास देखो, ऊपर वाला बैटरी के पास, ऊपर वाला बैटरी के पास क्या हो रहा है? इसका ईएमएफ इस सेंस में है, ईएमएफ का सेंस ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और आप जा रहे हो ऐसे, यानी आपके जाने के ऑपोजिट सेंस में ईएमएफ है, तो उस ईएमएफ को माइनस में लोगे, उस ईएमएफ को माइनस में। अच्छा, इस बैटरी के पास देखो, इस बैटरी का ईएमएफ इधर है, ईएमएफ ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव ऑलवेज, और आप भी आ रहे हो उधर ही, आप ही के जाने के सेंस में ईएमएफ है, इस ईएमएफ को प्लस साइन में लोगे। ये हुआ एक इक्वेशन आया इन लूप, इन दिस लूप, इसको एक इक्वेशन मानो। समझ गया साइन में? अब इस लूप में देखो करके दिखाते हैं। इस लूप को अलग से दिखाओ। इस लूप में एक बैटरी है, एक रेसिस्टर है, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टर है, एक बैटरी है। ये लूप कौन है? इस लूप का नाम है AC। यहाँ पर ये कौन पॉइंट नाम दिया था? D ना? हाँ, ये बैटरी है E2, ये रेसिस्टर है R2, ये रेसिस्टर R3, ये बैटरी है E3। इसमें क्या था? इस रास्ता में करंट इस सेंस में माना था I2 को, इस रास्ता में करंट इस सेंस में माना था I3 को। अलग से दिखा रहे उस लूप को हम। इस लूप में यही किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो इसमें भी एगो घूमने का सेंस फिक्स करो। इसमें भी एक घूमने का सेंस फिक्स कीजिए। जरूरी नहीं है कि पहला लूप में क्लॉकवाइज घूमा तो दूसरा लूप में भी क्लॉकवाइज घूमे, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी लूप में सेम सेंस में ट्रेवल करना है। हमारा एकदम नेट एंड क्लीन बात है। एक साइड ईएमएफ को रखना और एक साइड रेसिस्टर और कैपेसिटर वाले का पोटेंशियल, एक साइड रेसिस्टर और कैपेसिटर का पोटेंशियल लिखना और एक साइड ईएमएफ लिखना। अब किसको प्लस किसको माइनस देना, हम तो क्लियर बोला कि हमारे जाने के ऑपोजिट सेंस यदि में ईएमएफ है तो माइनस में लिखना, हमारे जाने के ही सेंस में ईएमएफ हो तो प्लस में लिखना। इस लूप में बताओ ये बात। इस लूप में और कैपेसिटर सर तब क्या करेंगे? वही बोले हैं, कैपेसिटर रहेगा तो
आप यदि पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट जा रहे हो तो प्लस क्यू बाई सी, तो इधर ही रखेंगे, कैपेसिटर वाले को इसी साइड रखेंगे, प्लस क्यू बाई सी। अच्छा ठीक है, तो ठीक है सर। यहाँ पर बताओ तो, यहाँ पर पहले रेसिस्टर वाला काम करके बताओ तो हमको क्या लिखोगे रेसिस्टर वाले में? R2 के पास बताओ तो क्या करोगे? सर -I2R। -I2R, क्योंकि हम लोग के जाने के अपोजिट सेंस में करंट है। और R3 में क्या करोगे? सर प्लस IR3 सर, प्लस I। हाँ, अब इधर बैटरी वाला बताओ।